हेलो बच्चों। चलिए बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम एनसीईआरटी का पूरा जो है कंप्लीट निचोड़ यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी एनसीईआरटी जितनी है उतनी मैं आपको यहाँ पर समझा सकूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। बहुत सारे मस्ती के साथ और बहुत जल्दी ही ये हम एक चैप्टर को खत्म करेंगे। इसमें मैं टू द पॉइंट 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 वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में। चैप्टर का नाम है ना, क्या नाम चैप्टर का है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपको पता होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इट इज द प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ठीक। अब होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ बॉडी प्रोड्यूसेस, लेट मी से दैट अ बॉडी प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक बॉडी या तो प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है। क्या एक्सपीरियंस करती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सो लेट मी राइट दैट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को जो हम महसूस करते हैं वो किस प्रॉपर्टी के द्वारा महसूस करते हैं हम लोग? सो तो वी वी एक्सपीरियंस ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसके बाद आती है। तो ये नंबर एक अगर आप इसको डाल दें तो नंबर दो मैं यहाँ पर डाल दूं, तो यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। मैं नंबर्स को यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम होगी, तो मैंने नंबर एक सिर्फ इसको लिख दिया बस। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो चार्ज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर एक, चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। कैसी क्वांटिटी है? तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये है, स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें सिर्फ क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में अगर मैं बोलूं, सरल भाषा में समझाने के लिए बोलूं, तो जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक। दूसरी बात, चार्ज दो तरीके से होते हैं। तो चार्ज जो है वो दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो होता है ना, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। यानी कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि टोटल सम अगर लेंगे आप चार्ज का, तो टोटल सम यानी कि टोटल सम किसका होगा? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस का। वो क्या रहेगा हमेशा? इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल सम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आगे जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमने आपको बताया एक और चीज जान लीजिए कि एक और प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो होता है इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज कैसा होता है? चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये कहता है Q इज इक्वल टू एनी। Q इज इक्वल टू एनी यानी कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ई, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है? एन आपका एक इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगा, कंप्लीट नंबर में मिलेगा, यानी इंटीजर के फॉर्म में ही आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। अगला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि अगला पॉइंट ये है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी को हमें यहाँ पर चार्ज करना है, इफ यू हैव टू चार्ज अ बॉडी, सो लेट मी से दैट टू चार्ज अ बॉडी देयर आर सेवरल मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं बॉडी को चार्ज करने के। तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे नंबर एक अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मतलब नंबर एक क्या पॉइंट वाइज में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक तरीका है
आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन के द्वारा कैसे? मान लीजिए हमने आपके कंटा मार दिया घसीट के आई स्लैप यू, तो अगर मैं स्लैप कर दूं तो आप भी चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन मतलब रबिंग के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। ठीक है, मजाक में मैंने बोला आपको। ठीक है, जस्ट फॉर इट। अब यहाँ पर दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है? कंडक्शन के द्वारा। तो कंडक्शन के द्वारा भी बॉडी चार्ज होती है। तीसरा मेथड जो होता है वो इंडक्शन के द्वारा भी बॉडी चार्ज होती है। ठीक, उसके बाद थर्मियोनिक आयोनाइजेशन के द्वारा भी बॉडी चार्ज होती है। कैसा मेथड है? थर्मियोनिक आयोनाइजेशन। ठीक, थर्मियोनिक आयोनाइजेशन के द्वारा भी बॉडी हमारी चार्ज होती है। ठीक, थर्मियोनिक आयोनाइजेशन को अगर आपको, या फिर आप यहाँ पर लिख लो थर्मियोनिक इमिशन। कौन सा वर्ड? थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या मतलब क्या है? देखिए, थर्मियोनिक इमिशन को अगर आपको जानना है तो आप ये समझ लीजिए, सीआरओ जानते हैं आप? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो जो सीआरओ होता है, जो टीवी नहीं, पुरानी टीवी होती थी, पुराने जमाने की जो टीवियां होती थी, टीवियां। ठीक है नॉट। ठीक है, तो जो पुरानी टीवी होती थी उनमें ऐसे ही चार्ज करते थे हम लोग। क्या करते थे? थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा ही इसको चार्ज करते थे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि थर्मियोनिक इमिशन मतलब उसको हीट करते थे। ठीक है, और हीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को इमेज कर रिलीज करती थी और उससे पिक्चर हमारी बनती थी। है ना इंटरेस्टिंग चीज? तो एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो टीवी, जो ओल्ड टीवी होती थी, अभी तो एलईडी वगैरह आ गई, पहले की जो टीवी थी जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था। हम्म, अच्छा, एक और बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है चार्ज की। क्या होती है? कि भैया लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब ये कैसे होता है? देखो, जो लाइक चार्ज होंगे, जैसे आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। ठीक है, आप याद तक ऐसे समझ सकते हो कि मेल मेल, फीमेल फीमेल्स। ठीक है, तो जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों आगे। अभी तक तो हमने बेसिक बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही स्टार्टिंग है ना क्लास 12 की, यहाँ से तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें आएंगी आपको। अभी लगेगा ये तो हमको आता ही है। ठीक, अच्छा, एक और लॉ आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। क्या होता है? कूलम लॉ, या इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, कूलम लॉ, या फिर इसको बोल दो आप इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कहता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एक बात ये हो गई। और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरी बात हो गई। तो ये दूसरी बात हो गई। इन दोनों ही बातों को अगर आप मिला के सॉल्व कर समझोगे तो हो सकता है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, यही आपका कूलम लॉ कहलाता है। ठीक, अब 1/4πε0 जो है यहाँ पर, 1/4πε0 इसकी वैल्यू जो है वो है 9 × 10⁹ ठीक, इतना होता है। इसको कूलम लॉ या फिर इन कूलम लॉ बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली वो ये है यहाँ पर, कि देखो बच्चों, एक होता है कूलम लॉ, ठीक, और ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, सॉरी कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ तो मैंने पढ़ ही लिया है, तो मैं फोर्स पे बात कर लेता हूँ, कूलम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक, अब जो कूलम फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों ही फोर्सेस क्या है? दे बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या ऐसा है? नहीं। ठीक, तो कूलम और ग्रेविटेशनल दोनों अट्रैक्टिव है, ये तो सही है। लेकिन ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव है, लेकिन कूलम यहाँ पर इसमें रिपल्सन भी होता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो कि, ऐसे बोल दो आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, वेयर एज कूलम इज रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव बोथ। कि कूलम में क्या होगा? रिपल्सन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो होता है सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। ठीक, अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर, तो देखो कूलम फोर्स में क्या चीज जान लो। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है? ठीक है, यहाँ पर निकल के ये आएगा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। ठीक है, निकल के ये आएगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं।
तो कूलम फोर्स कैंसिल आउट भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। सो दिस नेवर कैंसिल आउट। ठीक, ये कभी कैंसिल आउट ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किस चीज के बारे में? अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या बताता है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। Force on a charged particle due to number of point charges is the resultant force. It is the resultant force due to individual point charges. ठीक है, individual point charges। ठीक, यानी कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के द्वारा लगाने वाला फोर्स होगा। यानी कि अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 F2 F3 F4। इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसके बराबर होता है। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले भी कराऊंगा सारे, तो फॉर्मूले में आपको इसका भी रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? तो अभी जो हमारा टॉपिक इसके बाद होने वाला है दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो होता है हमारे वो तीन चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, ठीक, तीन चीजें होती हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में आप ये जान लो कि अगर चार्ज जो है इनिशियली जो है वो इक्विलिब्रियम है, चार्ज जो है वो सभी केसेस में क्या होगा, इनिशियली किसमें होगा, इनिशियली आपने चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, चार्ज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, इफ डिस्प्लेस्ड, अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया, इट रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न टू इट्स इनिशियल इनिशियल पोजीशन। वो चाहेगा कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर, इट रिटर्न और इट ट्राइज टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर चार्ज इनिशियल जो है, अगर आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया, इफ डिस्प्लेस्ड, अगर चार्ज को आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया, द चार्ज हैज नो इंटेंशन और लेट मी से दैट नो टेंडेंसी। ठीक है, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि कोई टेंडेंसी नहीं है चार्ज की टू रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इफ डिस्प्लेस्ड, इफ डिस्प्लेस्ड द चार्ज इज स्टिल इक्विलिब्रियम, अगर डिस्प्लेस भी कर दिया तो भी चार्ज कहां पर है, तो भी चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में। ऐसी कंडीशन को, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक,
समझ गए बात को? आगे चलें? अच्छा, तो आगे देखिए। आगे हम जानते हैं सब जो इम्पोर्टेंट, अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर ली, जो हमारा चैप्टर है उसमें टर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द रीजन अराउंड विच अराउंड विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, वह रीजन जिसके चारों ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। मान लीजिए एक चार्ज आपने रख दिया, क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, अब इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसा रीजन होगा जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अगर हम ले जाएं दूसरा चार्ज यहाँ पर, एक क्यू डैश चार्ज यहाँ पर हम ले जाएंगे, तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो महसूस होगा। तो ऐसे ही को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को बोलेंगे, दिस होल रीजन इज नोन एज, रीजन माने क्षेत्र, उस पूरे क्षेत्र को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो लेट मी राइट दैट, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो नंबर एक आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, दूसरा यहाँ पे तो डायरेक्शन कैसा होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसा है, वो डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अच्छा तीसरी बात देखो, ठीक, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो आपका जो डायरेक्शन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे बाहर की ओर होगा। ठीक, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके टूवर्ड्स होगा। ठीक, निगेटिव चार्ज के ओर होगा डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा। ठीक, ये मैं इसको ऐसे थोड़ी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। निगेटिव चार्ज में तो ये डायरेक्शन इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेना आप, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी चैप्टर करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों का, थोड़ा समझते चलो आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो है वो है कि अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अगर हम किसी भी चीज को, ये एक एक जो पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट, ये एक एक पॉइंट एक एक एमसीक्यू है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि सर इसमें वो है थोड़ा सा, अब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब अभी मैं फॉर्मुले भी कराऊंगा, पहले आप टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है, एफ नेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जो टॉर्क होता है, यानी टाउ जिसको मैं लिखता हूँ, टॉर्क जो होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक, अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नो लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता है, सो देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, बात समझाई? बिकॉज बच्चों आपको पता है एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एफ इजिकल्स टू होता है एम ए। ठीक, तो इस वजह से कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक, अच्छा देखो क्या है ना, कि जैसे अभी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं कोई पेड चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री यूट्यूब पे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मेरा मन नहीं था, काफी चालू से मैं 4-5 साल, 4 साल से मैं थोड़ा सा, कहता है अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से, तो अर्निंग के लिए मुझे अलग ही पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग उस बात करने, अभी मैंने कैमरा नहीं लगा रखा है, मैं चाहता तो कैमरा लगा लेता, लेकिन क्या होता है कैमरे की वजह से क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
मतलब रिकॉर्डिंग बीच में लट जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते करते पढ़ा भी देते हैं आपको। तो क्या होता है, कैमरा लगाया नहीं मैंने, मैंने सोचा ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप ये क्लास कर लेंगे ना, तो मेरा वादा मानिए, आपका काफी अच्छी फिजिक्स, आपको जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके कभी नहीं अटकेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क डाइपोल पे अगर लगता है, ठीक, टॉर्क के बारे में बात करें, सो टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ऑन अ डाइपोल, ठीक। नंबर एक यहाँ पर देखिए, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, पहले बात ये क्या होगा, जैसे मान लो टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, एक केस ये हो गया, टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, टाउ इज जीरो। टाउ किस केस में जीरो होगा, व्हेन इट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, व्हेन दिस डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड, अगर डाइपोल जो है वो फील्ड के पैरेलल में है। रीजन समझ में आ जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, अभी मैं समझा भी दूंगा, मैथमेटिकली भी समझा देता हूँ, देखो। अच्छा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है यहाँ पे पीई साइन थीटा, अगर पी क्रॉस ई को उठा दो साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन जीरो जीरो पर दे देगा, तो पैरेलल हो जाएगा ना पी क्रॉस ई, पी और ई पैरेलल हो जाएंगे का, इसलिए होता क्या है, फॉर्मूला ये होता है पी क्रॉस ई। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और टॉर्क की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम तब होती है टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन जो फील्ड डाइपोल है, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। ठीक है, चलो। तो अभी हमने किसके बारे में बात किया था, अभी हमने बात की थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा टॉपिक डाल लो आगे, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो क्या होता है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में, तो जो डाइपोल है, डाइपोल एक्सपीरियंसेस, डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज नॉन जीरो, एंड टॉर्क इज ऑल्सो नॉन जीरो। ठीक, डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो भी नॉन जीरो हो जाएगा, और टॉर्क भी नॉन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखूं, तो लेट मी राइट दिस एज स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होगा यहाँ पर, कि इफ डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, ये तो डाइपोल पैरेलल है, या डाइपोल क्या है, एंटी पैरेलल है, डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। इस केस में जो हमारा टॉर्क हो जाएगा, इस केस में जो हमारा टॉर्क हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स जो है वो नॉन जीरो रहेगा। ठीक, बात समझे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसके बारे में, लेट अस टॉक अबाउट द डायरेक्शन। चलिए, एक नया पेन मैंने इस्तेमाल किया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर फोकस किया है जिन पॉइंट पर होता है कंफ्यूजन आपको, जिन पॉइंट से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये भैया मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले आप जान लो कि एक्सियल पॉइंट पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर अगर आप देखो, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज एट एक्सियल पॉइंट। थोड़ा सा मैं सही से इसको लिखूँ ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब पूछेंगे आप डाइपोल मोमेंट ये सब कौन सा नया वर्ड आ गया, तो डाइपोल मोमेंट मतलब पी। ठीक, पी हमारा डाइपोल मोमेंट, उसको पी नहीं कहा था, पी और ई
अगर एक्सेल पॉइंट पे देखोगे तो दोनों सेम रहेंगे। एक्सेल पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहीं पे यहाँ पर डाइपोल रखा है ना, इस तो ये डाइपोल है, डाइपोल की ही एक्सिस पर, तो इसको बोलते हैं एक्सेल पॉइंट, ठीक है। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस तरह से ये डाइपोल है और डाइप यहाँ पर, ठीक, इस पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अपोजिट, आप समझ जाएंगे किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऊपर का जितना भी है वही कंटेंट लिख दीजिएगा यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है यहाँ पर, दो टर्म और बचे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट जो होती है इस, ये हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ इट इज फॉर शॉर्ट डाइपोल, इट इज फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक, ठीक। इसी ध्यान अच्छा मैं अगर इतना रफ कर दूं, मैं सिर्फ इतना रखूं, आपको अंडरलाइन कर दूं इतना, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। समझाऊंगा, फॉर्मूले भी दूंगा, तो अभी पहले ऐसे जान लो मोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने शॉर्ट डाइपोल यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डाइपोल के लिए बात की, लेकिन अगर लार्ज डिस्टेंस पे बात करूं, सो लेट मी से दैट एट लार्ज डिस्टेंसेस, एट लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस पर क्या होता है, ध्यान देना। तो वो जो डाइपोल का फॉर्मूला होता है ना, ई, कि डाइपोल फील्ड डिक्रीजेस मोर रैपिडली, मोर रैपिडली देन देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आप लिख रहे हैं, तो बच्चों देखो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है ई इज इक्वल टू 1/r², ठीक। और डाइपोल फील्ड जो होती है उसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आएगा नीचे r³ का टर्म, ठीक। तो लॉजिक क्या, यहाँ पर r³ आ रहा है तो ज्यादा तेजी से घटेगा, और यहाँ पर r² आ रहा है तो कम तेजी से घटेगा, ठीक, ठीक। अच्छा एक और चीज जान लो यहाँ पर कि द लाइन ऑफ फोर्सेस, द लाइन ऑफ फोर्सेस यानी कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं देखो लाइन ऑफ फोर्स मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसके लिए जो इंपॉर्टेंट करेक्ट वर्ड होगा तो वो होगा फील्ड लाइंस, ठीक है। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, जो लाइन ऑफ फोर्सेस या फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, बट द फील्ड दे रिप्रेजेंट इज हियर, लेकिन जो फील्ड वो रिप्रेजेंट करती हैं वो फील्ड क्या होती है, वो हमेशा रियल फील्ड होती है, ठीक। बात समझ में आई? ठीक। एक और बात जान लो बच्चों, ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं ये 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, दे आर इन 3D, ठीक। आगे चले, तो आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। बस देखो मैंने आधा घंटे में सारा कवर किया है, तो बस 1 मिनट और दे दो, उसके बाद आप खाली हो, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, कुछ ही प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। जैसे नंबर 1 लिख लीजिए आप यहाँ पर, नंबर 1 कि फील्ड लाइंस और कॉन्टिन्यूअस कर्व, फील्ड लाइन लिख दिया, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन ध्यान देना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, डू नॉट दे डू नॉट फॉर्म
क्लोज्ड लूप। ये चीज ध्यान में रखो बच्चों कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक। टू फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, सो टू फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, या कैन नॉट या डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्यों ऐसा हो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मान लीजिए इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इस तरह से, इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आपको पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता, डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे डायग्राम बना के लिख लीजिएगा। ठीक। फोर्थ यहाँ पर लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव ने बनाया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनाया, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और निगेटिव पर खत्म होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और निगेटिव पर टर्मिनेट होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक। तो ये था आपका यहाँ पर पूरा, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। सो अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत धन्यवाद। अभी जो सेकंड, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, उस सेकंड पार्ट में मैं फॉर्मूले की बात करूंगा, सारे फॉर्मूले जितने भी होंगे वो मैं आपको रिव्यू करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। धन्यवाद।